तो क्या होगा अगर तुम्हें पता चले जो तुम नोवेल को रीड कर रहे हो वो रियल वर्ल्ड में तब्दील हो जाए और तुमने नोवेल को पूरा एंड तक पढ़ा हो और तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है और तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि एकदम फुल मैक्स पे हो और एकदम चीट सिस्टम जैसा काम करता हो। तो यही हमारा आज का मांगा होने वाला है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारा एमसी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम डोगजा है। मैं लोगों के सामने खुद को इस तरह प्रेजेंट करता हूँ, हालांकि ज्यादातर लोगों को एग्जाम्पल के समान ही गलतफहमी होती है। हमारे एमसी से कोई कह रहा होता है कि ओह तुम एक लौते बेटे हो, तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं हूँ लेकिन मेरा मतलब उस तरह से नहीं था। तो बंदा बोल रहा होता है कि तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था। हमारा एमसी बोलता है कि मेरा नाम किम डोगजा है। मेरे फादर ने मुझे यह नाम इसलिए दिया ताकि अकेले होने पर भी स्ट्रॉन्ग आदमी के रूप में जी सकूं। हालांकि मेरे फादर की नेमिंग सेंस के रीजन में अपने नॉर्मल लाइफ एक अकेले अनमैरिड मैन के रूप में जिया हूँ। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि मैं हूँ कौन, मेरा नाम डोगजा है। मैं किम डोगजा हूँ, 28 साल का, और मैं रूरल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हूँ और इस टाइम में मेजर कंपनीज में सब्सिडरी में काम करता हूँ। मेरी हॉबी है वेब नॉवेल को रीड करना और मैं अभी घर जा रहा हूँ। हालांकि आज की मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग थी। तभी हमारे एमसी से कोई कहता है कि इस रफ्तार से तो तुम अपने फोन से पूरी तरह से डूब जाओगे। हमारा एमसी सामने देखता है तो वहाँ पर एक हॉट माल सी लड़की होती है। हमारा एमसी भी ये देख के अपने मन में कह रहा होता है कि ये तो सेंगा है ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो हमारा एमसी भी थोड़ा एम्बेरस होकर उससे कहता है कि हेलो। तो वो बोलती है कि क्या तुम घर वापस जा रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि हाँ, तुम्हारे बारे में क्या। वो भी बैठते हुए कहती है कि हाँ मैं भी लकी थी, डिपार्टमेंट मैनेजर आज बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। और ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, ये सोचकर ही सरप्राइज होता है कि हमारी कंपनी की सबसे लोकप्रिय महिला सेंगा से मेरी मुलाकात मेट्रो में होगी। डिप्टी मैनेजर कैंग और एचआर और फाइनेंस मैनेजर हैंड स्टार्टिंग से ही मुझे पूरे यकीन है कि कंपनी के कोई मेल हर शाम उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। तो हमारा एमसी उससे कह रहा होता है, क्या तुम हमेशा मेट्रो से ही यात्रा करती हो। तो बोलती है, कोई मेरी साइकिल चोरी कर ले गया। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम साइकिल से काम पर आती हो। तो बोलती है कि हाँ, इन दिनों मुझे बहुत ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ रहा है और मैं आराम भी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ परेशान करने वाले मामले भी थे, इसलिए ये एक अच्छा विचार प्रतीत होता है। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है। उसे करीब से देखकर मैं उन मेल की भावनाओं को समझने लगा हूँ जिनके दिल उसने चुरा लिए थे, और हमें बताता है कि खैर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सेंगा मुझसे बिल्कुल अलग तरह की लाइफ जीती है। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आज मेरी यूजुअल राइड से थोड़ी अलग होने का रीजन सिर्फ सेंगा नहीं थी। एमसी से वो कहती है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका मतलब है क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो हमारा एमसी ये सब बातें सुन के अपने मन में कह रहा होता है, वो तो घर जाते समय भी पढ़ाई कर रही है। हम सच में लाइफ का अलग अलग विधाएं जीते हैं। हमारा एमसी मुस्कुरा के उससे बोलता है, तुम बहुत मेहनती हो। अभी हमारे एमसी को फोन में देखते हुए वो बोलती है, वैसे डॉगजा तुम इतनी गौर से क्या रीड कर रहे हो। तुम्हारा एमसी अपना फोन को छुपाने लगता है। अभी वो देख लेती है, अच्छा तो ये नॉवेल है। हमारा एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम कह सकते हो कि मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। तो ये बातें सुन के उसकी आंखों में चमक आ जाती है और हमारे एमसी से कहती है, वाह मुझे भी ये सब पढ़ना बिल्कुल पसंद है। मैंने मुराकामी हारुकी रेमन कॉर्ड और की ऑथर भी पढ़ी है। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, बेशक तुम्हारे पास है। तो वो बोलती है, डॉगजा तुम्हारे पसंदीदा ऑथर कौन है। तो हमारा एमसी कहता है, अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता भी दूं तो भी तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। और हमें बताया जाता है कि बिल्कुल कम से कम घर लौटते समय वेब नॉवल पढ़ना मेरा शौक है। हालांकि ये बात दूसरों को बताने में थोड़ी शर्म आती है। खैर आज की शाम मेरी नॉर्मल शामों से थोड़ी अलग होने का रीजन ये है क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से एक नॉवल पढ़ता आ रहा हूँ। बर्बाद दुनिया में लाइफ रहने के 3 तरीके, वेज ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने के तरीके आज समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने मिडिल स्कूल के तीसरे साल से ये वेब नॉवल पढ़ना शुरू किया है। जब स्कूल में मुझे तंग किया जाता था तब भी, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और एक 3rd रेट के यूनिवर्सिटी में गया, जब मैं गलत नंबर निकाला और मुझे वॉर के मोर्चे पर भेज दिया गया, और जब मुझे एक बड़ी कंपनी की सहायक कंपनी में एम्प्लॉयड के रूप में काम करने का अवसर मिला। इस बातचीत को भूल जाओ। वैसे भी मेरे पास कोई अच्छी यादें नहीं है। इस कहानी को अंत में मुझे जो खालीपन महसूस हुआ और कहानी को देखकर जो सेटिस्फेक्शन मिली, आज वेव ऑफ सर्वाइवल का रिलीज डेट हो रहा है। ये फैंटेसी नॉवल जिसमें 3149 चैप्टर थे, ये वो नॉवेल है जिसे मैंने अपने टीनेजर से लेकर एडल्टहुड तक 10 सालों से ज्यादा समय तक पढ़ा है। ये सोचकर सरप्राइज होता है कि इस ऑथर को एक नॉवेल के 3000 से ज्यादा अध्यायों को लिखने में 10 साल से ज्यादा समय लगा, जबकि हर ऑथर को कम से कम एक ही बार देखा गया है। एक चैप्टर के लिए 1200 व्यूज, 10 चैप्टर के लिए लगभग 20 व्यूज और ज्यादा से ज्यादा चैप्टर के लिए 1200 व्यूज ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये नॉवेल मुझे डेडिकेट करती है। हालांकि मैं ऑथर को डांट देना चाहता हूँ। लिमिटेड सैलरी के साथ अकेले रहने वाले पर्सन के
के पास ऐसा करने की फ्रीडम नहीं होती है। इसलिए मैंने उसे अपने दिल की गहराई से निकले शब्दों में एक संदेश लिखा। मैंने इस नॉवेल को अनुशासन बोर्ड पर पोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे केवल बेइज्जती ही मिली। हालांकि अगर तुम सब्र बनाए रखो और पढ़ते रहो तो ये काफी अच्छी कहानी है। लेकिन कितनी अनरीजनेबल लोग हैं यहाँ पर। हमारे एमसी एकदम पास आ जाती है, हमारा एमसी भी उसको देखता है। तभी हमारा एमसी घबरा कर उससे बोलता है, अरे अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि हमें कंपनी में शामिल हुए 1 साल हो गया है। समय सच में बहुत जल्दी बीत जाता है। और अपने मन में कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि हम बात कर रहे थे। जब माहौल बेकार हो जाए तो टॉपिक को चेंज कर देना जरूरी है। हमारे एमसी से वो मुस्कुरा के बोलती है, ये सच है, उस समय हम दोनों को कुछ भी पता नहीं था, है ना। हमारा एमसी भी मुस्कुरा के बोलता है कि हाँ, मुझे आज भी ये सब कल की तरह याद है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑलरेडी खत्म होने वाला है। तो ये सब बातें सुन के वो थोड़ा हैरान होती है। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि अरे यार, मैं तो भूल गया था, सेंथा योगदान को मान्यता दी गई थी और उन्हें पहले ही एम्प्लॉयड के पद पर प्रमोट कर दिया गया था। तो वो कहती है, अरे मैं तुम्हारा एमसी उससे कहता है कि अरे हाँ, मैं तुमको कांग्रेचुलेशन करना तो भूल ही गया, मुझे माफ करना, खैर मुझे अदर लैंग्वेज का ज्यादा लगन से प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है डोगजा, अभी परफॉर्मेंस रिव्यू बाकी है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे ये एक्सेप्ट करने में बुरा लग रहा है, लेकिन सेंगा अनबिलीवेबल है। अगर ये दुनिया एक नॉवेल होती तो इसकी मेन लीड उसी की तरह कोई होती। ये तो ऑब्वियस था, मैंने कोई एफर्ट नहीं किया था जब वो पूरी लगन से काम कर रही थी। मैं वेब नॉवल पढ़ रहा था जब सेंगा पढ़ाई कर रही थी, इसलिए क्लियर है कि सेंगा एम्प्लॉयड बन जाएगी जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। हमारे एमसी को कहती है कि डॉगजा के बारे में, तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो बोलती है, अगर तुम माइंड मत करो, क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकती हूँ, मैं जिस ऐप को यूज करती हूँ। हमारा एमसी ये सब बातें सुन के हैरान हो क्या मैं बताता है, अगर मेरी जिंदगी अलग होती, मेरा मतलब है अगर मेरी लाइफ की जेनर रियलाइजम नहीं होती लेकिन इसके बजाय फैंटेसी, क्या मैं बन सकता था एक प्रोटैगनिस्ट। हमारा एमसी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, और हमारा एमसी हमें बताता है कि मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे जो पता है वो ये है कि, तो उससे बोलता है अगर तुम मुझे वो ऐप दिखा भी दो तो भी कुछ नहीं बदलेगा। और हमें बताया जाता है कि लाइफ के जेनर रियलाइजम यही है, और इस जेनर में मैं मेन प्रोटैगनिस्ट तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं एक रीडर हूँ जो कि लाइफ में सिर्फ रीड करता है, एक लाइफ रीडर। तो ये बातें सुन के वो कहती है कि लाइफ रीडर, तुम वाकई बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हो डोगजा। तुम्हारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो वो बोलती है, तो मुझे लगता है कि मैं एक लिविंग लाइफ जी रही हूँ। हमारा एमसी मुस्कुरा रहा होता है और हमारे एमसी से वो कह रही होती है, मैं डोगजो को फॉलो करूंगी और अपने लाइफ के प्रति समर्पित रहूंगी। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम अब शांति तो हो ही गई है। तभी हमारे एमसी का पुनः मैसेज आता है, तो और हमारा एमसी हमें बताता है कि उस समय तो मैं कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। और मैसेज में लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा शुक्रिया। हमारा एमसी देखता है और सोचता है अपने मन में, ये तो ऑथर है वेज ऑफ सर्वाइवल का, मुझे जल्दी क्या एक्सपीरियंस होने वाला था। हमारा एमसी कहता है कि ऑथर नेम, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे वजह से हम लोग इस कंपटीशन को जीते हैं, तुम्हारा शुक्रिया। हमारा एमसी कहता है कि वेज ऑफ सर्वाइवल का कंपटीशन तुम जीत गए हो, और उससे बात करते हुए कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय द वे कंपटीशन का नेम क्या था। तो वो बताता है सामने वाला, तुम शायद इस नाम को नहीं पहचान पाओगे क्योंकि ये एक अननोन कंपटीशन है। हाँ, नॉवेल को भी मोनेटाइज करने की प्लानिंग है और मैं अपनी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए तुमको एक स्पेशल गिफ्ट भी दूंगा, क्या तुम मुझे अपना ईमेल बता सकते हो। हमारा एमसी हमें बताता है कि दुनिया को जल्दी क्या एक्सपीरियंस होने वाला था। हमारा एमसी भी कहता है कि एक गिफ्ट। तो सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, ये तुम्हारी बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है, ये नॉवेल आकार ले सकी और इस दुनिया के सामने आ सकी। तो हमारा एमसी भी सोचता है अपने मन में, लेकिन सच में क्या वेज ऑफ सर्वाइवल ने कोई कंपटीशन जीती थी। मैं सरप्राइज हूँ कि क्या वो मुझे गिफ्ट भी दे रहा है। 50,000 वन मिल जाए तो ये अच्छा रहेगा। अभी नोटिफिकेशन आ जाता है, तुमको एक न्यू ईमेल प्राप्त हुआ है। हमारा एमसी ईमेल देखता है और उस पर लिखा हुआ था कि डियर रीडर, आज 7 बजे मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, इससे आपको मदद मिलेगी, मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि आज रात 7 बजे, अभी तो शाम के 6:55 बज रहे हैं, तो मेरे पास बस 5 मिनट बचे हैं, चलो देखते। अभी सामने लिख के आता है कि आप जिस नॉवेल की तलाश कर रहे हैं वो मौजूद नहीं है। तो ये सब देख के हमारा एमसी हैरान होता है और कहता है, ये अजीब है, क्या कभी ऐसा कोई मामला सामने आया है जहाँ उन्होंने रीडर को सूचित किए बिना किसी नॉवेल को हटाकर उससे पैसे कमाने की कोशिश की हो। तभी वहाँ पर कुछ अचानक से होने लगता है। ये सब देख के सैंड्रा बोलती है कि ये क्या है। तभी वो दिखाया जाता है वो कार में कुछ हो जाता है। ये देख के लोग एकदम हैरान होते हैं और हमें किसी की डेविल हंसी दिखाई जाती है। हमारा एमसी कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो सैंड्रा। तो वो बोलती है कि हाँ, लेकिन हुआ क्या है। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर 7 बज जाते हैं। हमारा एमसी हमें बताता है, मैंने घड़ी का समय बदलते हुए देखा, हालांकि वो मूवमेंट शाम 7 बजे। तभी अनाउंस होता है कि सभी पैसेंजर को अनाउंसमेंट होता
होती है, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। सेंगा शॉक होती है और कह रही होती है कि रुक जा, ये सच में क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर बिजली आ जाती है। हमारा एमसी भी एकदम हैरान होता है और अनाउंस हो रहा है, प्लेनेटरी सिस्टम 8612 की फ्री सर्विस समाप्त कर दी गई है। मेन सिनेरियो अब शुरू हो रहा है। हमारा एमसी कहता है कि जिस मोमेंट मेरे लाइफ की जन्म बदल गई, जैसे ही वो प्रकट हुआ, किसी ने चिल्ला कर कहा, ये एक डोकाबी है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेट्रो अक्सर पटरियों पर रुक जाती है, इसलिए इससे कोई हैरानी की बात नहीं है। उस फैमिलियर नॉवेल का शुरुआती बार बार मेरे दिमाग में उभरता रहता है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना नामुमकिन है। हमारे एमसी सेंगा कहती है कि डोकाबी। हमारा एमसी कहता है कि क्या? अभी हमारा एमसी भी देख के हैरान होता है और हमें बताता है कि लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन तभी हमें सामने किसी को दिखाया जाता है और लोग कह रहे होते हैं कि उस तरफ देखो, आखिर ये क्या है। हमारा एमसी कहता है कि तो इम्पॉसिबल है और वहाँ पर एक धोखा भी आ जाता है और हमारा एमसी में बताता है कि वो मोमेंट जब कल इमेजिनेशन और रियल पूरी तरह से एक दूसरे से मिल गई। और धोखा भी कुछ अपने शब्दों में कुछ कह रहा होता है। जो लोग होते हैं वो सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है। कोई मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए कहता है ये एक ऑगमेंट रियलिटी है। हमारा एमसी कहता है कि लेकिन क्या मेरे अलावा कोई और इस सिचुएशन की गंभीरता और इम्पोर्टेंट को समझता है? ये डेफिनेटली एक दुकाबी है। वे वो सर्वाइवल की तरीकों की दुनिया के अंदर बर्बादी दुनिया में जिंदा रहने के 3 तरीके। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। ट्रेजेडी और कैलेमिटी। सेंगा हमारे एमसी से बोलती है ये कुछ कुछ स्पेनिश जैसी लगती है, क्या मुझे इससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए? तो हमारा एमसी उससे बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि ये क्या है? क्या तुम इससे कुछ पैसे उधार लेने वाली हो? तो वो बोलती है मैं ऐसा करने वाली तो नहीं हूँ। और डोका भी कह रहा होता है क्या तुम मुझे सही से सुन पा रहे हो? उससे निपटना बहुत मुश्किल था। कोरिया पेज ठीक से काम नहीं कर रहा था। क्या तुम सभी को मेरी बात क्लियरली सुनाई पड़ रहा है? तभी उसे आवाज आती है अरे तुम क्या कर रहे हो? और एक लड़का होता है और कहता है कि क्या तुम मूवी की शूटिंग कर रहे हो? मुझे एक ऑडिशन में जाना है, इसलिए मुझे जल्दी से निकलना होगा। तो डोका भी बोल रहा होता है कि ऑडिशन? अब समझ में आया, मुझे पता ही नहीं था कि रात के इस समय ऑडिशन भी होते हैं। ऐसा लगता है कि हमने ठीक से जांच नहीं की है। मुझे बताया गया था कि अगर हम शाम 7 बजे से कमाई शुरू कर दें तो ज्यादातर लोग इसका पालन करेंगे। तो ये बातें सुनकर वो बंदा कहता है कि साले तू किस बारे में बकवास कर रहा है? और डोका भी बोल रहा होता है कि अब सब लोग शांत हो जाओ, चलो बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। मुझे अभी तुमको बहुत कुछ बताना है और इम्पोर्टेंट जानकारी भी देनी है। तो एक बंदा कहता है कि किसे परवाह है, ट्रेन को जल्दी से चलाओ, तुमको हमारा कॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा, इसलिए अभी यहाँ से चले जाओ। और एक छोटी सी बच्ची कहती है कि मदर क्या ये कोई तनीवे है? और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इफ डेवलपमेंट के बारे में पता है, मुझे उन्हें रोकना होगा, लेकिन कैसे? हमारा एमसी सेंगा से बोलता है कि थोड़ा भी मत हिलना। दूसरी तरफ डोका भी कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा ही शोर मचाते हो। तभी वो अपने गुस्से वाले रूप में आ जाता है और जो सामने वाला बंदा होता है उसके सर में मारता है, जिससे वो बंदा वह मर जाता है और भी लोग वहाँ मरने लगते हैं। ये देख के सभी लोग डरने लगते हैं और डोका भी बोल रहा होता है और ये वो रियलिटी है नहीं जिसमें तुम अब जी रहे हो, क्या तुम अब समझते हो? हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि वो सही कह रहा है, ये सब सच है। मेरे अंदर का वो हिस्सा जो इस लेवल पर ट्रस्ट नहीं करेगा। जब ये मेट्रो ट्रेन का डिब्बा खून खराबे का मैदान बन गया तब सब कुछ एकदम शांत हो गया। और डोका भी बोल रहा होता है सभी से, तुम सभी का जीवन अब तक अच्छे से तुम लोग जीते आ रहे हो। तुम पैदा हुए थे और तुम्हें सांस लेने और खाने, हगने और अपनी इच्छा से कुछ भी करने की इजाजत दी गई थी। तुम सच में एक महान दुनिया में रहते थे, लेकिन अब वो सब पुराना हो चुका है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए मुफ्त में नहीं है। ये सब देख के लोग एकदम डर रहे होते हैं। और एक बंदा वहाँ पर आता है और कोई कहता है कि तुम पैसे मांग रहे हो। हमारा एमसी उसको देखता है और कहता है ये तो मैनेजर है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो सेंगा बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। जब मैनेजर हैन होता है वो कह रहा होता है कार्ड दिखा के, अगर तुम पैसे मांग रहे हो तो मैं तुमको जितना चाहे उतना पैसा दे सकता हूँ, प्लीज मेरा बिजनेस कार्ड ले लो, ये मेरी पहचान है। और तुमको कितना चाहिए, जितना मांगोगे मैं उसका 2 गुना दूंगा। तो ये बातें सुन के डोका भी बोलता है तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे ह्यूमन पैसे दोगे? तो वो बोलता डरते हुए, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना दे सकता हूँ। तो डोका भी बोलता है कि पैसा ये अच्छी बात है, प्लांट फाइबर जिनका यूज है ह्यूमन आपसी सहमति से करते हैं। ये सब बातें सुन के मैनेजर है अपने मन में सोचता है ये कारगर साबित हुआ। सच में पैसा ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा ना जा सके। तभी हम देखते हैं कि उसके कार्ड को वो जला देता है और डोका भी बोलता है लेकिन ये केवल तुम्हारे स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ही लागू होता है। उस तुच्छ कागज के टुकड़े का कॉस्मिक जगत में कोई मोल नहीं है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे दिमाग को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहोगे तुम्हारा कर्ज बढ़ता ही रहेगा। चलो ठीक है, इससे 100 बार समझाने के बजाय तुम्हारे लिए पैसा कमाना और खुद देखना ज्यादा आसान होगा। चलो चैनल ओपन हो रहा है, तभी हमें दिखाई देता है कि उन लोगों के सामने एक सिस्टम शो हो जाता है। हमारा एमसीक्यू भी सामने होता है और उसमें लिखा होता है कि मेन सिनेरियो आ चुका है, प्रूफ ऑफ वैल्यू, एक या एक से ज्यादा लोग को मार डालो
कैटेगरी मेन है, डिफिकल्टी F है, टाइम लिमिट तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, रिवॉर्ड तुम्हें 30 कोई मिलेंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अगर फेल हो गए तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। डुकावी कह रहा होता है कि तो फिर सभी को गुड लक और डेविल हंसी में बोलता है कि प्लीज हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाओ और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि सेंगा किसी को कॉल कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। अभी अगले सीन में बोलती है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, अब हम लोग क्या करें। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम शांत हो जाओ सेंगा, तुम पहले भी वो गेम खेली थी जिसे डेवलपमेंट टीम ने बनाया था, है ना, वो खेल जिसमें दुनिया तबाह हो गई और केवल कुछ लोग जिंदा बचे। तो वो बोलती है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि इसके बारे में इस तरह से सोचो, हम लोग करेंटली गेम के अंदर हैं। तो वो बोलती है कि गेम। हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत आसान है, सभी खेलों के रूल होते हैं, तुमको बस उनको फॉलो करना होता है। तो वो बोलती है रूल। हमारा एमसी कहता है कि अब से हमें इसका पता लगाना होगा। डोकाबी ने अपने एंटीना फैला दिया है, डिब्बे में लाशें कूड़ेदान की तरह बिखरे पड़े हैं, खून की लथपथ कांपता हुआ दफ्तर कर्मचारी, एक बुजुर्ग महिला अपनी सीट पर बैठकर प्रार्थना कर रही है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे अब अपनी आंखों पर कोई डाउट नहीं हो सकता। सच में मैं एडमिट करता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एक तो बात निश्चित है। तो कोई दरवाजे को पीटते हुए कहता है कि कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और हमारे एमसी हमें बता रहा होता है कि मैंने 10 सालों से ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए जो नए तरीके पढ़े ये हकीकत बन चुका है और मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। चलो सोचते हैं मुझे जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए इस नई वर्ल्ड में। तभी कोई कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसे तुरंत रोक दो। और ये एक बंदा होता है और कहता है कि तुम लोग प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो। जैसे कि तुम जानते होगे नेशनल डिजास्टर की सिचुएशन में छोटी मोटी गड़बड़ियां भी हमारी कैजुअलिटी का रीजन बन सकता है, इसलिए अब से मैं ही इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखूंगा। तो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तू है कौन। दूसरा बोलता है कि नेशनल डिजास्टर, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तभी वो अपना एक कार्ड निकाल लेता है और कहता है कि मैं करंट में आर्मी लेफ्टिनेंट सर्विसिंग हूँ। तो लोग कहते हैं कि ये लेफ्टिनेंट है, वो एक सोल्जर है। तो जो सोल्जर होता है वो कहता है कि मुझे अपने यूनिट से पहले एक ऑर्डर मिला था, उस ऑर्डर में लिखा हुआ था ए लेवल 1 नेशनल डिजास्टर अपीयर हो चुका है, सभी लोग को इकट्ठा किया जा रहा है। तो लोग कह रहे होते हैं कि एक नेशनल डिजास्टर। सोल्जर आखिर क्या हो रहा है। तो सोल्जर कह रहा होता है कि मैं अपनी यूनिट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तो कोई कहता है कि ब्लू हाउस का क्या हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रेसिडेंट से संपर्क करो। तो सोल्जर कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ एक नॉर्मल सोल्जर हूँ, इसलिए मेरे पास पुलिस स्टेशन संपर्क करने का कोई सीधा माध्यम नहीं है। तो कोई कहता है कि तो फिर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले तुम होते कौन हो। हमारे एमसी हमें बताता है कि ये एक नेशनल डिजास्टर है, मौजूदा हालात को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मुझे एक और रीजन से आश्चर्य हुआ है। सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट ली हुनसुंग, मैं उसके बारे में जानता हूँ, मैं पहली बार उसका चेहरा देख रहा हूँ, लेकिन उनका नाम मेरे मन में गहराई से है। वो वेज ऑफ सर्वाइवल में इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर में से एक थे। यहाँ तक कि नॉवेल का एक पात्र भी दिखाई दिया। उनका बोलने का तरीका और बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉवेल में दिखाया गया है। लेकिन क्या नॉवेल में ली का इंट्रोडक्शन इसी तरह कराया गया था? नहीं, वे तो सर्वाइवल का एक मात्र लीडर होने के नाते मुझे इस बात का पूरा यकीन है ली की पहली एग्जिस्टेंस ऐसी नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले सिनेरियो के अंत के बाद अपीयर हुआ था, तो फिर अभी ये क्यों हो रहा है? डैम इट, अगर मैं वेज ऑफ सर्वाइवल दोबारा पढ़ पाता तो मुझे पता चल जाता। लेकिन तभी कोई फोन उठा के कहता है कि प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे हैं, ये सच में एक ए लेवल की नेशनल डिजास्टर है। हमारे एमसी सेंगा फोन दिखाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट सभी से कह रहा होता है कि मेरे सभी साथी नागरिकों सियोल को घेरने वाले एरिया में आतंकवादी करंट में सक्रिय है और अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। सरकार लड़ने के लिए सभी साधनों और तरीकों को जुटाएगी। और हमारे एमसी कह रहा था अपने मन में, जैसे मैंने सोचा था, मुझे इस स्पीच की कंटेंट पता है, आतंकवाद, ठीक है, इसे इसी रूप में समझना ज्यादा सरल होगा। तो लोग कह रहे होते हैं कि लेकिन प्रेसिडेंट के बजाय प्रधानमंत्री भाषण क्यों दे रहा है? उनका कहना है कि राष्ट्रपति की पहले ही डेथ हो चुकी है, क्या ये सच है? तो दूसरा बंदा बोलता है मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन ये कमेंट में लिखा है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि बेवकूफ, तो ये नकली हो सकता है। हमारा एमसी हमें बताता है कि बेशक ये नकली नहीं था। और इसी तरह अभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ देख के एकदम हैरान हो जाते हैं लोग, और जो स्पीच दे रहा होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर डोकाबी आ जाता है, कहता है कि मैंने तुम सभी को पहले ही बता दिया है, ये इतना आसान नहीं है। क्या तुमको अभी भी समझ नहीं आया? ये ठीक नहीं है? क्या तुमको ये सिचुएशन किसी खेल जैसे लगती है? ठीक है, स्टेटस के अनुसार इस देश के नागरिक खेल खेलने में स्किल्ड है, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, डिफिकल्टी का लेवल बढ़ा देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो 30 मिनट का टाइम दिया हुआ होता है वो 24 हो जाता है, फिर ऐसे 23 हो जाता है, फिर ऐसे 10 हो जाता है, और वहाँ का जो टाइम होता है वो चेंज होके एकदम 9 मिनट 49 सेकंड हो जाता है। और वो बता रहा होता है कि एडिशनल पनिशमेंट के रूप में अगर अगले 5
मिनट के अंदर पहली डेथ नहीं होती है, गाड़ी में सवार सभी लोगों की जान चली जाएगी। तो लोग ये सुन के बाकी हैरान होते हैं, डरते हुए कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है क्या, तुमने वो संदेश नहीं सुना, अब हम लोग क्या करें, जल्दी से पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो। तो सोल्जर कह रहा होता है कि सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि सही, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये बिल्कुल वही घटनाएं हैं जो बेस ऑफ सर्वाइवल में घटी थी, लेकिन इस समय मुझे और बेचैनी महसूस हो रही है, वो दूर नहीं हो रहा है। सपोर्टर किरदार ली भी दिखाई दिए, इसलिए उस आदमी ने ऐसा क्यों किया अभी भी प्रकट होना है। मुझे जो कहानी पता है उसके अकॉर्डिंग उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। तभी हमें दिखाया जाता है गेट के बाहर भी लाश पड़े होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि उस डिब्बे में डेथ हो गई है, दरवाजा बंद करो। तभी कोई जाके गेट को छूने की कोशिश करता है तो उसे बिजली की झटके पड़ते हैं और वो ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या है, दरवाजे के सामने कुछ तो ट्रांसपेरेंसी चीज दिखाई दे रही है। डुका भी बता रहा होता है कि सिनेरियो पूरी होने तक गाड़ी में इंटर के सभी प्रकट यहीं पर रहेंगे। कुछ जगहों पर इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जबकि अदर लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए एक स्पेशल सर्विस है, मैं तुमको दिखाऊंगा कि अगले 5 मिनट में कुछ भी ना होने पर तुम सभी के साथ क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक क्लासरूम का जहाँ पर बच्चे बैठे होते हैं, ट्रेन के सारे लोग देख रहे होते हैं और लोग कह रहे होते हैं क्या ये टाइपुंग गर्ल्स हाई स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है। और तभी अचानक से वो लोग मरने लगते हैं और जो टाइम होता है वो समाप्त हो जाता है और वहाँ पर डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के ट्रेन वाले सभी डरने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। कुछ लोग तो आपस में लोगों को मारे जा रहे होते हैं। ये सब देख के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 2 लड़की जो होती है वो सरवाइव कर जाती है और डोका भी मुस्कुरा के बोलता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या ये मजेदार नहीं है। लोग कह रहे होते हैं डरते हुए अरे यार ये क्या है, ये सब यहाँ क्या चल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंगा बहुत कांप रही होती है, तो हमारे हमसे उसको देख के अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही वियर्ड है, वो अभी तक सो क्यों नहीं हुआ है। नॉवेल से मुझे याद आने वाले इवेंट और कुछ ऐसी इवेंट भी घट रही है जिनके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है। इस सिचुएशन से निकलने का एकमात्र तरीका है वेज ऑफ सर्वाइवल को दोबारा पढ़ना, लेकिन ये अभी भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये इतना अनपॉपुलर था, इसलिए प्रोबेबली इसकी कोई ऑनलाइन मौजूद नहीं है। तभी वो कुछ देखता है और कहता है कि नहीं एक मिनट रुको, मुझे मत बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है। और वहाँ पर 1 अटैच्ड फाइल लिखा हुआ होता है। हमारा एमसी उस पर क्लिक करता है और कुछ देख के हैरान होता है, अपनी आंख में मीचने रखता है और सौ को क्या कहता है क्या उसने सच में मुझे अपने नॉवेल की एक प्रति गिफ्ट में भेजी है, क्या ये किसी प्रकार का इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी को उसने पीडीएफ में पूरे के पूरे नॉवेल ही भेज दिया होता है एक गिफ्ट में और सिस्टम पे लिख के आता है आपको एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट ऑब्टेन हुआ है, आपको एक्सक्लूसिव स्किल स्लॉट भी एक्टिवेट हो गया है। हमारा एमसी कह रहा होता है वेज ऑफ सर्वाइवल के अलग तरीकों से बचे सभी लोगों में एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट थे और उनमें एक्सक्लूसिव स्किल का यूज करने की क्षमता थी, बिल्कुल एक खेल की तरह। एट्रीब्यूट विंडो, इस एट्रीब्यूट और स्किल की विशेषताओं के बारे में जानना सबसे अच्छा होगा। सिस्टम पे लिख के आता है कि आपके पास कोई भी एट्रीब्यूट विंडो नहीं है। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि क्या एट्रीब्यूट विंडो, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है। अगर मैं अपनी एट्रीब्यूट विंडो चेक नहीं कर पाऊंगा तो मुझे ये पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी एट्रीब्यूट और स्किल है। चलो भूल जाओ, चलो पहले फाइल खोलते हैं। तो जैसे ही फाइल खोलता है तो सिस्टम पे लिख के आता है आपकी पढ़ने की स्पीड आपके एक्सक्लूसिव स्किल के प्रभाव से बढ़ गई है। तो हमारे एमसी को थोड़ा चक्कर आता है और कहता है कि अरे ये क्या ये मेरे स्किल का प्रभाव था। मुझे वेज ऑफ सर्वाइवल के पहले चैप्टर को पढ़ने में 1 मिनट से कम भी समय लगा, लेकिन उसके लिए शुक्रिया, मुझे ये मिल गया है। तभी वो सामने देखता है तो उसमें 3707 पे नजर जाती है। तभी ट्रेन के ऊपर देखता है तो वहाँ पर 3807 लिखा होता है। हमारा एमसी कहता है कि वो रहा, मुझे अपनी बेचैनी का रीजन मिल गया। विकास प्रक्रिया मेरी जानकारी से थोड़ी अलग होने का रीजन ये है क्योंकि जिस डिब्बे में मैं अभी हूँ वो उस डिब्बे के ठीक पीछे वाला है जिसमें कंपार्टमेंट प्रोटैगनिस्ट जर्नी कर रहा है। रुको, अगर ये सच है तो नावल में डिब्बे संख्या 3807 में जर्नी कर रहे लोगों का क्या होता है। और दूसरी तरफ संजय कांपते हुए कह रही होती है डोजा कि हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। और हमारे एमसी सोच रहा होता है कि उसने धुंधली खिड़की से कंपार्टमेंट नंबर 3800 को देखा, बहुत देर हो चुकी थी, ये इनविटेबल था, बस एक ही रास्ता बचा था। 2 बचे लोग। तभी कोई किसी का कॉलर पकड़ कर कहता है कि डैम इट, किसने कहा था कि तुम भाग सकते हो, अब तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या तुम चुप नहीं रहोगे। तो कोई कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा ये सभी को मार डालता है उसको। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे पहले से ही पता है कि 2 लोग सिर्फ बचेंगे
और वो कौन है? और ये सफेद बालों वाला कहता है, क्या मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा था? ये सब देख के सेंगा डर जाती है और हमारा एमसी कहता है कि सेंगा की डेथ होने की सबसे ज्यादा संभावना है, सिर्फ 2 लोग बचेंगे। उन 2 लोगों के अलावा यहाँ मौजूद बाकी सभी लोग शायद मर जाएंगे, इंक्लूडिंग मैं भी। कोई कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और उसका हाथ पकड़ लेता है और ये मैनेजर हैन होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बदतमीज बच्चे की एक एल्डर के साथ ऐसे बर्ताव करने की। हमारे एमसी भी ये सब देख लेता है तो उससे हाथ छोड़ते हुए सफेद बालों वाला कहता है कि ओए बुढ़े आदमी, क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसा लगता है कि तुमको अभी इस सिचुएशन समझ में नहीं आई है। तो मैनेजर हैन बोलता है ये सब किस तरह की बकवास है। तभी वो विंडो की तरफ दिखाते हुए कहता है कि जरा उधर देखो और हमें दिखाया जाता है कि बहुत लोग मर रहे होते हैं और सफेद बालों वाला कहता है कि अब भी समझ नहीं आया, ये ना हमें बचाने नहीं आएंगे और हमें किसी को मारना होगा। तो दूसरा बोलता है कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो गुस्से में बोलता है किसी को तो मरना ही होगा, मुझे पहले से ही पता है कि तुम क्या सोच रहे हो बूढ़े आदमी। अपने साथी नागरिक की हत्या करके जिंदा रहना, ऐसा तो सिर्फ दरिंदा ही कर सकते हैं। लेकिन तुम सही हो, लेकिन क्या ये बात इस तरह की सिचुएशन में लागू होती है? ये हमारे बस में नहीं है। अगर हम नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे, भले हमें कौन दोष देगा। इसके बारे में ध्यान से सोचो। और एक न्यू वर्ल्ड है, एक न्यू कानून की जरूरत है। हमारा एमसी हमें बताता है इसके बारे में। इसका नाम किम नामयून है, वो यंग मैन जिसने जीवन का रक्षक तरीकों की दुनिया में सबसे तेजी से प्रोग्रेस किया। उसने दराज में फांसी ठोक दी थी। कोई कहता है कि तुम सब कब तक देखते रहोगे, क्या तुम सब मरना चाहते हो? और हमारा एमसी कह रहा होता है कि और उन्होंने उनकी मॉरलिटी भावना को डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा कोई कहता है कि डैम इट, अब मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो लोग आपस में मारने और कटने लगते हैं। और हमारा एमसी हमें बताता है कि अगर अगले 5 मिनट के अंदर पहली मौत नहीं होती है तो यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। मुझे नॉवेल में एक सर्टेन पैराग्राफ याद है, वो एक ही समय में लीवर खींचने वाले जल्लादों की तरह थे, क्योंकि वो ये जानना नहीं चाहते थे कि कैदी की हत्या किसने की थी। और मैं उन्हें बस देख रहा हूँ, मानो उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी दूसरी दुनिया का नजारा देख रहा हूँ। मैंने बस पूरी नजारों को देखा। नॉवेल में वो बुजुर्ग महिला जिसका नाम मुझे नहीं पता पहली शिकार थी। अगर मैं मूल विकास को बदल दूं तो मेरे लाभ के लिए यूज की जा सकने वाली जानकारी कम हो जाएगी, लेकिन क्या उसकी डेथ को तमाशा देखना उचित है सिर्फ इसी वजह से? तभी वहाँ से सेंगा जाते हुए कहती है कि इस रफ्तार से तो मर जाएगी। हमारा एमसी उसको रोकते हुए कहता है कि बेवकूफी वाला काम मत करो। तो बोलती है मुझे पता है, लेकिन हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। हमारा एमसी कह रहा होता है कि सेंगा कहानी की स्टोरी में बदलाव होने के बावजूद वो आज भी पहले की तरह ही चमक रही है। हालांकि इस कहानी को बदलने वाला पर्सन सेंगा नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया की प्रोटैगनिस्ट नहीं है। हमारा एमसी उससे कहता है कि सेंगा चुपचाप यही रहो। तो बोलती है कि लेकिन। तो हमारा एमसी बोलता है कि मेरी बस एक बार बात मान लो, मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें इंटरफेयर करो। और अपने मन में कहता है एक गहरी सांस लेके, सच कहूँ तो मेरे लिए अभी दखल देना जल्दबाजी होगी। ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारा एमसी जाने लगता है और कह रहा होता है मैं इस पूरे सिचुएशन खड़ा रहा इसलिए नहीं कि मुझे किम नामयून और दूसरों से डर लग रहा था, और न ही इसलिए कि मैं उनके इनह्यूमन एक्ट से सहमत था। मैं बस इंतजार कर रहा था अपॉर्चुन मूवमेंट की। इसलिए अभी हमें दिखाया जाता है एक जोरदार हवा, और हमारा एमसी कहता है कि अब, और हमारा एमसी बहुत जोर से भागने लगता है और सिर्फ 7 मिनट 32 सेकंड बचे होते हैं। तभी नामीन हमारे एमसी को देखता है, लेकिन हमारा एमसी इसको एक जोरदार टक्कर मारता है जिससे वो दूर जाके फेंकाता है। उड़ के कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहा है बास्टर्ड। और हमारे एमसी हमें बताता है कि पहली नजर में तो ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बूढ़े औरत को बचाने के लिए किम नामयून को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन मेरा एकमात्र गोल ये नहीं है। और इधर उधर देख के कहता है कि कहाँ है? मुझे पूरा यकीन है कि यहीं कहीं आसपास होगा। लोग कह रहे होते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसे मारते जा रहे हो, उसे जान से मार डालो। तभी हमारा एमसी उस लड़के को देख लेता है और उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज मुझे ये चीज दे दो और इसे रख लो। और सभी से कहता है कि सभी लोग वहीं रुक जाओ, अगर तुम उस एल्डर वुमेन को मार भी दोगे तो भी तुम बच नहीं पाओगे। तो हमारी एमसी की बात सुन के सभी लोग रुक जाते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, चलो मेरी बात सुनो। सभी लोग से कहता है कि मान लो कि तुम फाइनली उसे मार डालते हो तो फिर आगे क्या होगा? हालांकि ये सच है कि उसकी मौत से हमें कुछ समय मिल जाएगा, क्योंकि इसे पहली डेथ के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो तुम लोग आगे क्या करोगे? अगर डोकावी की कही बात सच है तो तुम में से हर एक को एक पर्सन को खुद मारना होगा। तो उस एल्डर को मारकर तुम उस एल्डर को मारने के बाद तुम किसे मारोगे? तुम्हारे बगल में खड़े पर्सन को। तभी हम देखते हैं कि वो नामीन उठता और कहता है कि उसने गलत किया है, हमें बस तुम्हारे जैसे कायर को मारना है। अपनी बारी के
के बारे में पहले से चिंता ना करो। सफलता की संभावनाएं सबके लिए समान है। हमारा एमसी भी उसको देखता है और अपने मन में स्माइल करके कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। और हमारा एमसी सभी से कह रहा होता है कि इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। मर्डरर बनने बिना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम लोग भूल गए, इस सिनेरियो की एक ही कंडीशन है। इसका मतलब है कि किसी इंसान को मारना नहीं है। एक इंसेक्ट निकालता है और कहता है कि किसी को भी तुम लोग मार सकते हो, चाहे वो कीड़ा हो चाहे इंसान। तो ये देख के सभी लोग कहते हैं कि अगर मुझे उनमें से एक मिल जाए तो ये सही रहेगा। तो वो लोग भागने लगते हैं हमारी एमसी के पास। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि उन्होंने उस बूढ़े औरत पर हमला करने के लिए जिस विस्फोटक उन्माद को हवा दी, अब ये मुझे टारगेट किया जा रहा था। मैं सरप्राइज हूँ कि इस टेंस सिचुएशन में मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है और इसीलिए मेरे चेहरे पर इतनी खुशी की मुस्कान है। क्या मैं हमेशा से इसी तरह का पर्सन रहा हूँ? अभी हमारा एमसी एक इंसेक्ट को मार देता है और बाकी सभी इंसेक्ट को फेंक देता है हवा में। ये देख के लोग कह रहे होते हैं कि मुझे दे दो। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने पहला किल मार दिया है, आपको 100 कॉइन अचीव हो रहा है। लोग कह रहे होते हैं कि चलो हट जाओ बास्टर्ड, मुझे दे दो, मुझे एक दे दो। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये टाइम सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। और कोई कहता है अरे तुमने ऐसा क्यों किया? और ये नामियन होता है और कहता है क्या तुम उन कीड़ों को बांट नहीं सकते थे? हमारा एमसी कहता है कि केवल 3 कीड़े ही बचे थे। तो ये बातें सुन के वो भी हैरान होके बोलता है हंसते हुए, तुमने इसे इसलिए फेंक दिया क्योंकि हर कोई जिंदा नहीं रह सकता। हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि मुझे बात बात पर हंसाओ मत, अगर तुम में थोड़ी भी अकल होती तो तुम ऐसे कारण से उसे फेंकते नहीं। ऑनेस्टली कहूँ तो तुम बस यही नजारा देखना चाहते थे, है ना? और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, किम नामियन बिल्कुल इसी तरह का पर्सन है, निर्दयी और फ्रीडम। वो करंट सिचुएशन का आनंद लेता है। सिस्टम पे लिख के आता है एक्सक्लूसिव स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट हो गया है। और नामियन को स्टेटस दिखाया जाता है जिसका एज 19 होता है और कॉन्स्टलेशन भी सपोर्ट होता है, जो कि शायद ये हो सकता है कि जो इस वर्ल्ड को ऐसा बनाया हो वो ये सब देख रहे हो। नामियन ने 2 कॉन्स्टलेशन में इंटरेस्ट जगाई है और एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट ऑर्डिनरी होता है, एक्सक्लूसिव स्किल भी अडेप्टेबिलिटी लेवल 3 पे होता है, नाइफ लेवल 1 पे होता है, ब्लैकरिंग लेवल 1 पे होता है। ओवरऑल स्टेटस की बात की जाए, इसकी फिजिक्स 3 लेवल की है, स्ट्रेंथ 4 लेवल की, एजिलिटी 6 लेवल की, मैजिक पावर 4 लेवल की है। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया, मैं लगभग अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी एट्रीब्यूट क्या है। वेज ऑफ सर्वाइवल में दिखाई देने वाले अधिकांश चिम्बियो उस सहन नहीं कर सके जो रियलिटी बन गया था और उन्होंने सुसाइड कर ली। हालांकि नामयोंग अलग था, ये यंग पर्सन जिसे बाद में नाम मिला क्योंकि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था, वो दुनिया के विनाश ही वेट कर रहा था और उन्होंने इस दुनिया में अब नॉर्मल स्पीड से खुद को ढाल लिया है। वो यंग मन करंटली में हमारे एमसी को कहता है कि चलो मेरे साथ टीम अप कर लो, तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है? सिस्टम पे लिख के आता है कि कैरेक्टर नामियों ने आपके ऊपर फेवरेटिटी दिखाई है। हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे ये ऑफर दे रहा है और सिर्फ 2 मिनट और 59 सेकंड बचे होते हैं। और हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है। तो ये बातें सुन के कहता है कि सच में तुम बहुत बड़ी बातें करते हो। और हमारा एमसी अपने मन में बोल रहा होता है अगर मैं नामियों के साथ टीम बना लूं तो मेरी सर्वाइव करने की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर मैंने वेज ऑफ सर्वाइवल नहीं पढ़ी होती मेरा जवाब अलग हो सकता था। हालांकि मैं एक ऐसा रीडर हूँ जो अपने पास्ट, करंट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना। हमारे एमसी के पास आता है, कंधे पे हाथ रख के कहता है तो क्या तुम पोजीशन छोड़ सकते हो? मुझे तुम्हारे पीछे खड़ी उस बूढ़ी औरत से कुछ काम है। मैं पकड़े गए कीड़े को जाने नहीं दे सकता, मेरी पकड़ से बच निकलो। जैसे वो जा रहा होता है तो हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम न्याय के हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम में स्प्लिट पर्सनैलिटी भी है? दोनों ही सूरत में तुम बूढ़े लोग सब एक जैसे ही होते हो। हमारा एमसी चिढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे याद आता है कि वे जब सर्वाइवल पढ़ते समय उसने मुझे कितना गुस्सा दिलाया था। हमारे एमसी से वो बोलता है पता चले कि तुम उसी तरह के इंसान हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत हो। सिस्टम पे लिख के आता है कि कैरेक्टर नामियों की आपको देखने की नजरिया नीचे गिर गई है। किम नामियों के कैरेक्टर के प्रति आपकी फेवरेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। हमारे एमसी से कहता है कि मैं तुमसे कहा था और हमारे एमसी पे अटैक करता है। हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करता है तो वो कहता है कि नॉट बैड। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। फिर से हमारे एमसी पे अटैक करता है। हमारा एमसी अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है और दर्द में कह रहा होता है कि इसकी एट्रीब्यूट स्किल बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि उसने अपने ब्लैकिंग लेवल 1 स्किल को यूज करके हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि वो अभी से ही अपने स्किल का यूज कर सकता है। जैसे ही अटैक करता है तो हमारा एमसी फिर से डॉज करता है और वो खुश होते हुए नामिन कह रहा होता है कि ये क्या बकवास है, मैं बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया हूँ। और हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में कह रहा होता है कि उसकी टैलेंट के कारण ही हीरो ने उसके साइकोपैथिक के बावजूद उसे भर्ती किया था। और सिस्टम पे लिख के आता है नामियों की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो चुकी है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है क्या मुझे अब वो शब्द का यूज करना होगा? सिस्टम पे लिख के आता है आपने ओमनिशिएंट रीडर वे पॉइंट स्किल के स्टेज 1 का यूज करने की शर्तें पूरी
पूरी कर ली है। तो हमारे एमसी भी ये देख के हैरान होता है और कहता है कि अब ये क्या है। वो लोग कह रहे होते हैं कि वो इंसल्ट मुझे दे दो, और दूसरी तरफ वो हमारे एमसी पे अटैक करता है। तो हमारा एमसी स्केटो को डॉज कर रहा होता है। तो नामियन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि बेशक तुम मुझे नहीं मार सकते। सिस्टम तभी वहाँ पर सिस्टम पे लिख के आता है राइट सोल्जर। जैसे हमारे एमसी पे अटैक करता है तो हमारे एमसी स्केटो को डॉज कर लेता है। फिर सिस्टम पे लिख के आता है फेस। हमारे एमसी के एकदम फेस पे मारने के लिए आ जाता है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि जिस मोमेंट मैंने अपना दूसरा स्किल एक्टिवेट किया, मैं उसके काम को ऐसे पढ़ सकता था मानो मैं उसके मन की बात पढ़ पा रहा हूँ। हमारे एमसी पे अटैक करता है लेकिन हमारे एमसी उसके अटैक को डॉज कर देता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है लेकिन मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ उससे बचने के लिए ही कर सकता हूँ। मैं अभी हमला करने के लिए उतना स्किल्ड नहीं हूँ जब तक मैं हमें और समय दिला सकूं। हमारा एमसी उससे बोल रहा होता है कि बच्चे तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। और वो आंटी को देख के कहता है अपने मन में अगर वो उस बूढ़ी औरत को मार देता है तो वो इस मामले को सुलझा लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस अगले सिनेरियो पर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। और वो उस बूढ़ी औरत के पास जाने लगता है। तभी वो अपनी नाइफ को निकाल लेता है नामी और कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। और हमारे एमसी पे फिर से अटैक कर देता है अपने नाइफ से, लेकिन हमारा एमसी उस बूढ़ी औरत को बचा लेता है और हमारे एमसी के फिर भी थोड़ी बॉडी में लग जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्किन जल रही हो। एमसी भी उसको उठा के जाते हुए कहता है कि मौत मेरे ठीक पीछे है। अगर मैं यहाँ किम नामियन से हार गया तो मैं मर जाऊंगा। कमजोर मर जाते हैं और बलवान जिंदा रहते हैं। कितनी बेकार दुनिया है ये। नहीं, क्या दुनिया हमेशा से ही ऐसे ही नहीं रही है? ये हमेशा से ही एक ऐसी दुनिया रही है जहाँ हर कोई एक दूसरे को खा जाता है और पावरफुल लोग कमजोरों को शिकार करते हैं। ये पहलू अब और भी क्लियर हो गया है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हमारे एमसी शो नामियन कह रहा होता है एटीट्यूड में, बूढ़े आदमी तुम्हारे पास भागने की भी ताकत नहीं है। चलो इसे अब यही समाप्त करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हमारा एमसी कहता है अपने मन में हेजिटेशन नहीं करना है और उससे बोलता है कि चियोंगिल हाई स्कूल सेकेंड ईयर नामियन, क्या तुमको लगता है कि कीटों के अंडे जीवन के रूप में गिने जाते हैं? तो वो बोलता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि जवाब है, डेथ की ओर ले जाता है। हाँ, जैसे ही हमारा एमसी ये बोलता है तभी सिस्टम पे धड़ नोटिफिकेशन आता है, आपने लिविंग बीइंग को किल कर दिया है, आपको रिवॉर्ड में 100 कॉइन दिए जाते हैं। ऐसे धड़ नोटिफिकेशन आए जा रहे होते हैं। ये देख के वो बंदा बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। फिर से हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि आपको सिक्के मिल गए हैं, क्या आप सिक्कों का यूज करके ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि इसे स्किप कर दो, फिजिक्स में 2700 कॉइन इंटर कर दो। अभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम पे लिख के आता है कि आपके फिजिक्स में इन्वेस्ट कर दिया गया है 2700 कॉइन को। आपकी फिजिक्स का जो लेवल 1 था अब वो 10 लेवल तक पहुंच चुकी है। जैसे हमारे एमसी पे वो अटैक करता है अपने नाइफ से तो उसकी नाइफ वहीं जाके रुक जाती है। ये देख के ये भी तो हैरान होता है और वो पीछे हटते हुए कहता है कि ये कैसे हुआ। हमारा एमसी कहता है कि मैटिंग सीजन के दौरान टिड्डे एक बार में 100 से ज्यादा अंडे देते हैं। तो बोलता है कि तू क्या बकवास कर रहा है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं मरने वाला नहीं बनूंगा, अब तुम मरोगे। ये बातें सुन तो हंस रहा होता है। हमारे एमसी पे फिर से अटैक करते हुए कहता है कि साले मर जा, तू मर क्यों नहीं रहा है। हमारे एमसी पे अटैक बार बार कर रहा होता है तो हमारा एमसी उसको कोल्ड आंखों से बस देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टाइम भी खत्म हो जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि समय की लिमिट समाप्त हो गई है, अब पेमेंट सेटलमेंट की बारी आ गई है। तभी हमें दिखाया जाता है जिसने भी किल नहीं किया होता है वो धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। तभी वहाँ पर डोकापी आ जाता है और कहता है कि वाह, ये तो इनक्रेडिबल है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जब मैं थोड़े समय के लिए दूसरे डिब्बे की निगरानी करने के लिए बाहर गया था उस दौरान यहाँ पर क्या हुआ था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 5 लोग बचे होते हैं, हमारे एमसी और वो बच्चा सेंगा और सोल्जर और मैनेजर हैन। सिस्टम पे लिख के आता है कि मैन सिनेरियो 1 क्लियर हो चुका है और सर्वाइवर सिर्फ 5 लोग हैं। और हम देखते हैं कि जो बंदा हमारे एमसी से फाइट कर रहा होता है वो भी वहाँ पर मरा पड़ा होता है। सीन थोड़ा कुछ सेकंड पहले जाता है जहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मुझे बचाओ। लोगों की जिंदगियां इंपॉर्टेंट है कि ये स्पष्ट नहीं है। हमारा एमसी कहता है कि ये तो प्रीवियस वर्ल्ड का लॉ है, तुमने खुद ही कहा था कि न्यू वर्ल्ड के लिए न्यू कानून की जरूरत होती है। हमारे एमसी का कॉलर पकड़ के बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भी वहीं मर जाता है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ, मैं शायद इन सभी लोगों की जान बचा सकता था। ये कहना झूठ होगा कि मुझे पछतावा नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है, मैं इतना शांत कैसे पाता हूँ, लग रहा है जैसे मैं कोई नॉवेल पढ़ रहा हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने 124 लिविंग बीइंग को किल कर दिया है, आपने एक ग्रेस हॉपर को और 123 ग्रास हॉपर एक्स को मार डाला है। नंबर ऑफ कॉइन्स के हाफ को रिड्यूस किया जा रहा है क्योंकि आपने कुछ नॉन रेजिस्टेंट लिविंग बीइंग को भी मारा है। अब आपके पास 6200 कॉइन्स बचे हुए हैं। आपके स्टेटस को लेवल अप करने के लिए यूज किए गए सिक्कों की संख्या घटा दिया गया है। अब आपके पास सिर्फ 3500 कॉइन्स बचे हैं और आपने
मास मर्डरर अचीवमेंट भी की है। आपको क्लियर रिकॉर्ड से 300 सिक्के प्राप्त होते हैं। चैनल के यूजफुल के लिए 100 सिक्के काट लिए गए हैं और एडिशनल रिवॉर्ड भी कैलकुलेट किया जा रहा है। कमर एमसी कह रहा होता है अपने मन में, एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गई और एक न्यू वर्ल्ड का जन्म हुआ और सभी से कहता है कि चलो मूव करते हैं, मैं आखिरकार अब घर जा सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि बाहर का सीन जहाँ पर तबाही मची होती है और वहाँ पर बहुत ढेर सारे मॉन्स्टर होते हैं सांप वाले। ये देखते मैनेजर हैन और सेंगे एकदम डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। डोका भी आके कहता है कि वाह ये तो अमेजिंग है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं एकमात्र रीडर हूँ जो जानता है इस वर्ल्ड का एंड। फिर में बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर भी रुक जाते हैं। मैनेजर हैन डरते हुए कहता है कि हम क्यों रुक गए थे, ये लोग तो आ रहा है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि वो सांप जैसा दिखने वाले मॉन्स्टर एक है, स्टीओसॉर है। ये मॉन्स्टर जिसे आमतौर पर समुद्री सरपेंट कहा जाता है। बाद में वेज ऑफ सर्वाइवल में इसे 7वीं रैंक मॉन्स्टर के रूप में दर्ज किया जाएगा। सोल्जर कह रहा होता है कि अरे ये सब क्या है, और हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि वेज ऑफ सर्वाइवल के तरीकों के दुनिया में परिस्थितियों को हर चीज के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए जब तक हम इस सिनेरियो द्वारा सुरक्षित हैं तब तक हम पर उनके द्वारा हमला नहीं किया जाएगा अभी के लिए। कुल मिलाकर 21 है, इसलिए तो वो इतना खुश है। उसके ऊपर बने स्टार इस चैनल से जुड़े कॉन्स्टलेशन की संख्या को दर्शाता है और हमें कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया जाता है। वेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में सबसे मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस वो इस ट्रेजेडी के मास्टरमाइंड है और नेबुलास पर बैठकर हम लोग को देख रहे हैं। और सटीक कहे तो वो डोकाबी द्वारा चैनलों के माध्यम से आकाश के ऊपर से हमें देखते हैं। 21 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन उसके जैसी शुरुआत डोकाबी खिलाड़ी के लिए ये एक अच्छा संख्या है। देखो तो वो कितना खुश है और नाच रहा है। अगर चीजें वेव ऑफ सर्वाइवल की तरह विकसित हुई तो क्यों नामियों के डिब्बे में मौजूद अधिकांश लोगों को मार डालता और बच जाता। लेकिन अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, जो नामियों को कॉन्स्टलेशन देख रहे थे अब वो आपको देख रहे हैं। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन शायद बहुत एंग्री हो गए हैं और ये जरूर कोई बग हुआ है जो कि नामियों को मारने की वजह से उत्पन्न हुआ होगा। अब जब कॉन्स्टलेशन सामने आने लगी है तो ऐसा लग रहा है कि कहानी सही मायने में शुरू हो रही है। ये अजीब है। और उसका नाइफ भी उठा के कहता है अपने मन में, कल तक तो मैं ही उन्हें देख रहा था, लेकिन अब हमारी सिचुएशन बदल गई है। सिस्टम पे लिख के आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टलेशन ने स्पॉन्सर किया है 500 कॉइन। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, अगर कुछ कॉन्स्टलेशन मुझसे नफरत करते हैं तो जाहिर है कि कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे पसंद करते हैं। चाहे कुछ भी हो, अगर तुम देखने ही वाले हो तो जी भर के देखो, क्योंकि अंत में तुमको ऑब्जर्वेशन पे अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। तभी हमारे एमसी से कोई कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो हमारा एमसी सेंगा से बोलता है कि सेंगा मुझे माफ करना, मैं उसे बचा नहीं सका। तो वो बोलती है कि डोक जा, तुमने ये कैसे किया? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, दरअसल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, भाग के जो मेरी तरफ आ रहे थे। तो हमारा एमसी कहता है कि ये एक कॉन्फिडेंस था, इसलिए ऐसा दोबारा नहीं होगा। और अपने मन में कह रहा होता है, हालांकि उसे हर बात की जानकारी नहीं है, फिर भी वो इतनी समझदार है कि उस अफरा तफरी में भी जिंदा रह सके। शायद वो मेरी बात समझ गई होगी। मेरे फैसलों ने कुछ लोगों की जान बचाई, लेकिन दूसरों की जान भी ले ली। जो भी जिंदा बचे, मुझे इस तरह के ग्रेटिट्यूड प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी डोका भी बोल रहा होता है, वाह क्या तुमने अपनी काबिलियत सही तरीके से दिखाई है। लगता है बचे हुए लोगों की संख्या काफी अच्छी है। तुम सभी की स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉन्स्टलेशन। मेरे चैनल पर आप सभी के 21 मेंबर हैं। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि 5 लोग बच गए, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मुझे ली हुनसंग से यही उम्मीद थी। उसका बॉडी और उनकी एबिलिटी बहुत शानदार है और ये ली ग्यून और ये वही बच्चा होगा। हमारा एमसी उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि बच्चे क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? और अपने मन में कहता है कि सिंपैथी देना बेवकूफी नहीं है, अगर मुझे इसे शब्दों में करना हो तो ये है। और उससे बोलता है कि तो फिर मेरे साथ चलो। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपके अच्छे काम के लिए कुछ कॉन्स्टलेशन आपकी जगह से हिल गए हैं। कॉन्स्टलेशन ने आपको 200 कॉइन स्पॉन्सर किए हैं। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुमको लगता हो कि ये बेकार है, मैं भी इस दुनिया में जिंदा रहना चाहता हूँ। फ्यूचर की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे अब कॉन्स्टलेशन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा। तो काफी बोल रहा होता है, आज बहुत ही एंटरटेनमेंट घटनाएं घटी है, बागला लड़का भी काफी अच्छा है। तभी मैनेजर हैन कहता है उससे, तुम हमें अभी रिहा करोगे? और हमारा एमसी कहता है कि अंत में मैनेजर हैन सच में एक लकी पर्सन है। और वो चिल्ला के मैनेजर हैन कह रहा होता है कि क्या हमने तुम्हारे द्वारा की गई शर्तों को पूरा नहीं किया? और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि लेकिन अमीर हैन अपने घर जाते समय मेट्रो में क्यों सफर कर रहा था? मुझे याद है कि वो हर जगह अपनी नई कार के बारे में फ्लेक्स करता था। तभी डुका भी बोल रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें रिहा कर दूं? क्या तुमने बाहर भी देखा कि यहाँ क्या हो रहा था? क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो? तभी देखता है कि वहाँ पर वो सरपेंट होता है। ये देख के उसकी फट जाती है।
डोकाबी बोल रहा होता है कि एनीवे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। सच कहूँ तो मुझे इस डिब्बे से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात है कि तुमने पहले सिनेरियो पास कर लिया है। तुमने ये साबित कर दिया है कि कीड़े मकोड़े भी जिंदा रहने के लायक है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि डैम इट, बिल्कुल सही, हम उसकी नजरों में कीड़े जैसे ही दिखते होंगे। और वो डोकाबी बोल रहा होता है कि तो फिर उन डिफिकल्टियों पर विजय पाने के लिए तुमको रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। पहले सिनेरियो के रिवॉर्ड के रूप में तुम कॉन्स्टलेशन की स्पॉन्सरशिप प्राप्त करने के हकदार हो। तभी वो देखता है तो वो कहता है, अरे सब लोग इतने उदास क्यों हो, ये तो वाकई एक शानदार इनाम है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये तो नेचुरल रिएक्शन है, मेरे अलावा यहाँ किसी को भी कॉन्स्टलेशन और स्पॉन्सर का मतलब नहीं पता। और डोकाबी बोल रहा होता है कि मैं तुमको समझता हूँ, इस समय तुम सभी अनइमेजिनरी कमजोर हो। अगर तुम इस अवस्था में सिनेरियो में भाग लेते हो तो एक कमजोर ग्राउंड रेड द्वारा भी तुम्हारी तुरंत डेथ कर दिया जाएगा। क्रूर की बात ही छोड़ दो, हालांकि ब्रह्मांड में ऐसे महान और प्राणी मौजूद है जो तुम पर दया करते हैं और तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। तभी उसके बात को काटते हुए सोल्जर ली बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है स्पॉन्सर से। तो डोका भी बोलता है ये बात सुन के, अरे यार तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता है। खैर मेरी बात 100 बार सुनने के बजाय तुम खुद ही देख लो। भी उन लोग के सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है। तभी उन लोग के सामने स्क्रीन विंडो शो होती है जिसमें स्पॉन्सर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है और वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। हमारा एमसी ये सब देख के अपने मन में कह रहा होता है कि उनमें से 4। तभी सेंगा बोलती है, मेरी स्क्रीन पर 2 अजीब रास्ते दिखाई दिए हैं। हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम मुझसे भी पूछोगे तो मुझे इसका जवाब नहीं पता, बस आराम करो और इसे टेस्ट की तरह लो, समझी। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, लेकिन फिर भी उन्हें उनमें से 2 मिले। सेंगा की किस्मत वाकई अच्छी है। कॉन्स्टलेशन के सपोर्ट से वेज ऑफ सर्वाइवल का एक मूलभूत, जिसे कॉन्स्टलेशन के नाम से भी जाना जाता है, और वो शुरू हो गया है। और सिलेक्शन एक ऐसी सिस्टम है जिसमें डोकाबी के चैनलों के माध्यम से हमें देखने वाले कॉन्स्टलेशन को शामिल किया जाता है। वो अपनी पसंद के किसी भी इंसान को चुन सकते हैं और उन्हें अपना अवतार बनाकर उनका समर्थन करने की पेशकश करते हैं। और मेरे मामले में 4 कॉन्स्टलेशन ने जो मुझे अपना अवतार बनाना चाहते हैं। हालांकि कॉन्स्टलेशन कभी भी अपने असली नाम प्रकट नहीं करते हैं। ये देखते हुए कि वेज ऑफ सर्वाइवल के प्रोटैगनिस्ट को शुरू में 5 प्रस्ताव मिले थे। 4 कोई छोटी संख्या बिल्कुल नहीं है। हमें एबी, डेमन या गार्डन जैसे शब्दों का यूज करके अनुमान लगाना होगा उनकी पहचान का पता खुद लगाने के लिए। वेज ऑफ सर्वाइवल पढ़ने के बाद से ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। चलो देखते हैं। एबी ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, वो एक पावरफुल सत्ता है जो ब्लैक क्लाउड कॉन्स्टलेशन ग्रुप को लीड करती है। अगर मुझे सही से याद है तो उनका असली नाम इनक्रेडिबली लॉन्ग है। अगर मैं इस कॉन्स्टलेशन का अवतार बन जाऊं तो मुझे एक अत्यंत पावरफुल आक्रमण क्षमता एबिलिटी प्राप्त हो सकती है। ये देखते हुए कि परिस्थितियों में फिजिक्स एबिलिटी और ताकत पावर है, ये सबसे अच्छा स्पॉन्सर हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये केवल शुरुआत तक ही लिमिटेड है। इस कॉन्स्टलेशन की पावर जितना ज्यादा होगा, इस कॉन्स्टलेशन की पावर का जितना ज्यादा यूज किया जाता है, उतना ही ज्यादा पावर का मन करप्टेड होता जाता है। अंत में वो अवतार पागलपन में डूब जाएगा और एक पागल हत्यारा बन जाएगा। आमतौर पर उसे नोमियो विशेषता वाले लोग पसंद आते हैं। मुझे लगता है कि नॉवल में तो नामियों के कॉन्स्टलेशन थे तो उसने मुझे ही क्यों चुना। ये एकदम अनप्लीजेंट रिजेक्टेड है। अब दूसरा, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मुझे सच में ये रास्ता दिखाई दे रहा है। डेमन लाइक जज ऑफ फायर, एक ऐसा नाम जो बुराई और पाप से भरा हुआ है। हालांकि डेमन लाइक एक्चुअल का मतलब है ये कोई डेमन नहीं है। फायर शब्द और जज के लपटों का यूज करके हीरो न्याय करने वाली संस्था का अर्थ होना चाहिए। आर्कएंजल यूरियल, मुझे लगता है कि किसी ने इस कॉन्स्टलेशन को स्पॉन्सर के रूप में चुना था। ये काफी अच्छा रास्ता है, इस पर अभी विचार चल रहा है। एब्सोल्यूट गुड के कॉन्स्टलेशन पावरफुल है लेकिन अपनी पावर का यूज करने के लिए इंटरफेयर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अब तीसरा वाला सिक्रेटिव प्लॉटर, पर तभी हमारे एमसी का थोड़ा अजीब सा चेहरा बन जाता है, जैसे तुम लोग देख सकते हो। हमारे एमसी अपने मन में कह रहा होता है ये पहली बार है जब मैं एक मौत रीडर इस रास्ते को देख रहा हूँ। अगर मैं नॉवेल को पूरी तरह पढ़ लूँ तो शायद मुझे कुछ अंदाजा हो जाए कि ये कौन है, लेकिन अभी ये शायद एक ऐसा कॉन्स्टलेशन हो सकता है जिसका केवल मेंशन किया गया हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई पावरफुल कॉन्स्टलेशन नहीं है, ये भी पेंडिंग में है। फाइनली लास्ट जो बचा है, मुझे इस ग्रुप से कहानी की शुरुआत में ही प्रस्ताव मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। प्रिजन ऑफ गोल्डन हेडबैंड। प्रिजन पहली नजर में इस कॉन्स्टलेशन से भावना उत्पन्न होती है, लेकिन तुमको आगे लिखी बातों पर ध्यान देना होगा। गोल्डन हेडबैंड दुनिया की सबसे छोटी जेल, वो सर में जकड़ी बिगड़ी की दर्द को सहते हुए जिंदा रहता है। वाको का लॉर्ड, गोल्डन गेज और फियरी आइस वाला सुंदर
मंकी किंग, जिसे ग्रेट सेज सन वुकोंग कहते हैं। नॉवल के चैप्टर में से एक को इस कॉन्स्टलेशन द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा था। एक ही फ्लो से सैकड़ों अवतारों को डिस्ट्रॉय करने की पावर और एक ही बिजली के झटकों से हजारों डेमन का नाश करने के लिए ऑथर ने इस अंश का वर्णन बड़े जोश के साथ किया था, इसलिए मुझे ये आज भी याद है। इतना पावरफुल कॉन्स्टलेशन मुझ में रुचि क्यों रखती है? अगर मैं हेवर इक्वल ग्रेट सेज को अपना कॉन्स्टलेशन चुनता हूँ, तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी बाकी सभी को भी देख रहा होता है और अपने मन में कहता है क्या मैं उसके खिलाफ जीत सकता हूँ? तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि कॉन्स्टलेशन सिलेक्शन खत्म हो चुका है और डुका भी बोल रहा होता है, तो सब लोग क्या तुम्हारा काम हो गया है? किसी ने एक दिलचस्प फैसला लिया है, क्यों नहीं? वैसे भी तुमको एक और मौका मिलेगा, तो फिर क्योंकि तुम सभी ने चूज कर लिया है, प्लीज थोड़ी देर आराम करो, मुझे अब अगले सिनेरियो की तैयारी के लिए कुछ देर के लिए जाना होगा, 10 मिनट बाद मिलते हैं। तब वो वहाँ से चला जाता है। हमारा एमसी बाकी सभी से कहता है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ। हमारे एमसी से ली हुनसुंग हाथ मिलाते हुए कहता है कि हेलो, मैं ली हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरा नाम किंग दोगजा है। तो सोल्जर ली बोल रहा होता है कि ये बात कहने के लिए शायद ये सबसे अच्छा समय नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जैसे कि तुमने सुना होगा, मैं एक सोल्जर हूँ, शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि मैं अब एक सोल्जर था। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम अपनी यूनिट से कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो? तो बोलता है कि हाँ। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या गजब की पकड़ है। नॉवेल के इनिशियल स्टेज के टैंकर के रूप में वो अपने नाम को साबित करता है। मुझे ली हुनसुंग को अपने साथ अवश्य लेना होगा। सोल्जर भी बोल रहा होता है कि और डोगजा, पहले के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम न होते तो हम सब मारे जाते, और अगर हम बच भी जाते तो हम अब इंसान नहीं रह जाते। हमारा एमसी कहता है कि ये तो नहीं है। अभी पीछे से मैनेजर हैन हाथ रखते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने डोगजा, कि तुम ये जानते हो ना। हमारा एमसी अपना हाथ हटाता है और कहता है कि मुझे पता है हैन। तो बोलता है कि क्या हैन, क्या तुमको मुझे डिप्टी डायरेक्टर नहीं कहना चाहिए? तो हमारा एमसी कहता है कि ये कोई कंपनी नहीं है। तो वो चिढ़ते हुए बोलता है कि इसे देखो, क्या तुम अब काम पर नहीं आना चाहते हो? आखिर तुमने ये शिष्टाचार कहाँ से सीखा है? और तुमने पहले कुछ ज्यादा ही कर दिया था। अगर तुमको ओक बक्स के बारे में पता चला होता तो तुमको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुम इसे ऐसे कैसे फेंक सकते हो? हमारा एमसी कहता है कि चुप रहो। तो वो बोलता है कि क्या? हमारा एमसी बोलता है उससे, क्या तुमको अभी भी सिचुएशन समझ में नहीं आई है? क्या मुझे उस कमीने बच्चे को तुम्हारे सर पर चोट पहुंचाने के लिए छोड़ देना चाहिए था ताकि तुम्हारी सोच सुधर जाए? क्या तुमको लगता है कि दुनिया खत्म होने के बाद भी वो कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी? तुम अकेले नहीं हो, अभी को जागने की जरूरत है। डोकाबी के शब्दों के अनुसार ये कोई मजाक नहीं है। मुझे विश्वास है कि भले ही तुम इसे खुलकर नहीं कह रहे हो, लेकिन हर किसी को ये फील हो गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि पीछे उसका मुंह बन जाता है। हमारा एमसी बताता है कि ये एक गेम जैसा है। एट्रीब्यूट, विंडोज और एक्सक्लूसिव स्किल, क्या कोई ऐसा है जिसे अभी तक समझ में नहीं आया है? तो उन चारों का मुंह बना रहता है। तो सोल्जर ली बोल रहा होता है ये एक इमेजिनेशन नॉवेल की तरह है जिसे मैं ड्यूटी पर रहते हुए चुप कर पढ़ा करता था, इसलिए अभी भी अनरियल लगता है। ये वाकई सपना नहीं है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि ये बिल्कुल रियलिटी है। तो सोल्जर भी बोल रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ हो, तो हम लोग क्या करें? क्या तुम्हारे मन में कुछ है? तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर ली का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया है और आपके प्रति उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। हमारा एमसी उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा पहले। तो ये बातें सुनकर लोग का मुंह बन जाता है। तभी दूसरी तरफ वो सरपंच एक दहाड़ मारता है जिससे उन लोग की फट जाती है और लोग कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? डोगजा, मुझे नहीं लगता। मेरा मानना है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय लापरवाही से इधर उधर घूमना खतरनाक हो सकता है। तो दूसरा कोई कहता है कि बिल्कुल सही, अगर हम अभी बाहर गए तो हमारे सर फट जाएंगे। तो उन सब के बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में बोलता है कि डैम इट, वो भी उनका साथ दे रहा है। मुझे हर हाल में सोल्जर ली को अपने साथ ले जाना ही होगा। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है ये क्या था? क्या अगला सिनेरियो पहले स्टार्ट हो चुका है? नहीं, डोकाबी अभी तक वापस नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि उस दरवाजे के उस पार कंपार्टमेंट 3707 का एकमात्र जिंदा पर्सन है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो कौन है। वो आ रहा है, इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट। हमारा एमसी सभी से कहता है कि हमें अभी इस जगह से निकलना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि लेकिन हमारा एमसी कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगला सिनेरियो शुरू होने से पहले ही हम सब लोग मारे जाएंगे। तो ये बात सुन के सोल्जर बोल रहा होता है कि दोगजा, हमें यकीन नहीं है कि उस दरवाजे के पीछे खड़ा पर्सन दुश्मन है या नहीं। तो हमारा एमसी कहता है कि वो प्रोबेबली एक जिंदा बचा हुआ पर्सन है जिसने लोगों को मारा है। क्या तुम अभी भी उनसे मिलना चाहते हो? तो ये बातें सुन के सोल्जर बोल रहा होता है चलो बचने का रास्ता खोजते हैं। सैम का दरवाजा खोलते हुए कहती है कि ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि सिनेरियो खत्म होने के बाद बैरियर को हटा दिया गया, जब तक हमें कोई ऐसा दरवाजा मिल जाए जो काम करता हो। एक डिब्बे में 8 दरवाजे होते हैं, 3 ऐसे जिनके हमने अभी तक जांच नहीं की है। उम्मीद है कि कम से कम एक तो काम करता होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाजा ब्लास्ट होने के कगार पे आ जाता है।